मैंने ऑब्जर्व किया है कि आसन के प्रैक्टिशनर तो काफ़ी हैं जितना ही, लेकिन प्राणायाम के प्रैक्टिशनर बहुत कम हैं। जबकि प्राणायाम को योगिक स्क्रिप्चर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो ऐसा क्यों है? कारण ये है कि हमारे शरीर को पहले तो पंच तत्वों की आवश्यकता है। यानी जब हम अपने शरीर को पंच तत्वों के साथ मिलाते हैं तो पृथ्वी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी जरूरी है। ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, जिसका मतलब क्या है कि मेरे हर काम में थोड़ी जल्दी दिखेगी। आजकल जो लोग शहरों में रहते हैं तो ऑफिस जाने के लिए पहले 2-3 घंटा ड्राइव करते हैं, फिर वापस आने के लिए 2-3 घंटा ड्राइव करते हैं। उनकी जो जॉब है वो स्ट्रेस और एंजाइटी, इसके लिए आप कौन सा प्राणायाम सजेस्ट करेंगे? आजकल जो हम कॉरपोरेट लाइफ में देखते हैं या जो शहर में जो लोग रहते हैं, जो गांव में भी है पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल जिनका काम है, योग कोई 200 और 500 साल पुराना अभ्यास नहीं है। यह वैदिक काल से चला आ रहा है, जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ था। बस इसके सीखने और सिखाने की तकनीकें चेंज होती जा रही हैं और ये आगे भी चलता रहेगा। भारत में अभी भी ऐसे काफ़ी लोग हैं जो योग को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जैसे कि पश्चिमी लोग फॉलो कर रहे हैं। जिम करने वालों की संख्या काफ़ी है, योग करने वालों की संख्या बहुत कम है, और प्राणायाम करने वालों की संख्या तो और भी कम है। हम जिम और आसन के माध्यम से अपनी एक्सटर्नल बॉडी को तो फिट रख पा रहे हैं, लेकिन इंटरनल बॉडी और माइंड का क्या? तो आज प्राणायाम के माध्यम से हम जान पाएंगे कि किस तरह आप अपने सूक्ष्म शरीर यानी अपने माइंड को और इंटरनल बॉडी को आप प्यूरिफाई कर पाएंगे और किस तरीके से हेल्दी रख पाएंगे। हमारे पिछले प्राणायाम के पॉडकास्ट को देखकर हमें इंक्वायरी आई कि एक नए प्राणायाम का पॉडकास्ट या एपिसोड बनाया जाए जिसमें हम प्राणायाम के बारे में और डीपली समझ पाए। तो इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो अष्टांगा और प्राणायाम के एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने प्राणायाम और अष्टांगा के माध्यम से लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं अपने गेस्ट से। नमस्कार दीपक जी, स्वागत है आपका द वैदिक शो पर। कैसा लग रहा है आपको द वैदिक शो पर आकर? नमस्कार। मुझे अच्छा लग रहा है बहुत, और मैं आप लोगों को धन्यवाद और शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपने योग नगरी ऋषिकेश में एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव जो किया है कि हमारे यूथ को और हर एक एज ग्रुप को आपने जोड़ने का जो ये प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा है। क्योंकि हम लोग जो कर रहे हैं एक हमारी मदर टंग में कर रहे हैं, हिंदी में कर रहे हैं, तो हम हर एक एज ग्रुप के लोगों को साथ लेके चल सकते हैं इस वैदिक परंपरा, एस्ट्रोलॉजी और योग के ज्ञान को लेकर। मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। धन्यवाद आपके आमंत्रण के लिए। आपने बहुत लंबे टाइम से प्राणायाम की प्रैक्टिस की है, तो मैं जानना चाहूँगी क्या क्या चेंजेस आपने फील किए हैं प्राणायाम की प्रैक्टिस में? प्रारंभ में जो मेरा अभ्यास रहा वो पहले आसनों का रहा, फिर धीरे धीरे करीब 4-5 साल बाद जब लगातार आसन ही करते रहे, तो जो मैं पहले का अपने आप को स्वयं को देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, तो एक जो रेस्टलेसनेस थी बॉडी में, माइंड में, तो बाय नेचर क्योंकि मैं एक हाइपर एक्टिव पर्सन था पहले, तो जैसे ध्यान के लिए ना बैठ पाना और बहुत ज़्यादा मूवमेंट होना बॉडी में, एक रेस्ट वाली पोजीशन जिसको हम कहते हैं कि एक पॉज लेना जीवन में, वो नहीं था। फिर आसनों को अभ्यास करने से जो इफ़ेक्ट आया बॉडी में, वो भी एक स्टेबिलिटी जो थी वो उतनी नहीं थी जितनी एक आसन के अभ्यासी की होनी चाहिए, या जैसा हम लोग देखते हैं बुक्स में, स्क्रिप्चर्स में, या हमारे जो टीचर्स बताते हैं। फिर जब धीरे धीरे मैंने प्राणायाम का अभ्यास शुरू किया अपने गुरु के साथ, तब जो उसका इफ़ेक्ट था, जो उसका प्रभाव था, वो मुझे फिज़िकल और मेंटल दोनों स्तर पे मिला। फिज़िकल लेवल पे जैसे जो सारी व्याधियाँ थी, शारीरिक व्याधियाँ, वो धीरे धीरे कम होती चली गई। जैसे मुझे स्किन का थोड़ा इशू रहता था, तो उससे क्या है कि जो रक्त की शुद्धि हुई, उससे स्किन के इशू बहुत हद तक ठीक हो गई लगभग। उसके बाद जो मेंटल लेवल था, जो हाइपर एक्टिविटी थी, वो बहुत हद तक कम हो गई और लगभग ना के बराबर। तो मैं ईज़िली प्राणायाम के लिए या ध्यान के लिए, तो जो एक स्थिरता जो मैं ढूंढ रहा था, वो मुझे जाके एक प्राणायाम के अभ्यास के बाद मिली है। तो जिसको कह सकते हैं हम एक चेरी ऑन द टॉप, वो प्राणायाम ने किया है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि आसन के प्रैक्टिशनर तो काफ़ी हैं, जितना इधर उधर देखता हूँ, जैसा ऑनलाइन देखो या ऑफलाइन।
तो मैं पाता हूँ कि आसन के प्रैक्टिशनर काफ़ी हैं हमारे पास, लेकिन प्राणायाम के प्रैक्टिशनर बहुत कम हैं, जबकि प्राणायाम को योगिक स्क्रिप्चर्स में काफ़ी इम्पोर्टेंट बताया गया है। तो ऐसा क्यों है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है ये। तो जहाँ तक इसके एक दो पर्सपेक्टिव मैंने जो देखे हैं, एक हमारा जो हमारे बुक्स हैं, स्क्रिप्चर्स है, उनका पर्सपेक्टिव, एक जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा, जैसे मैंने अभ्यास किया, पढ़ाया, सिखाया, तब यही ऑब्जर्व किया कि प्राणायाम के अभ्यासी, प्रैक्टिशनर्स और टीचर्स भी कंपैरिजन टू आसना प्रैक्टिशनर बहुत कम होते हैं। सो इसका जो ऑब्जर्वेशन मैंने किया वो ये था, जैसे जो हमारा ब्रेन है, मस्तिष्क है, क्या है कि वो एक पैटर्न को ढूंढता है हमेशा। अगर आप ऑब्जर्व करें, जैसे आसन का अभ्यास है, आप आसन का अभ्यास शुरू करेंगे तो उसके लिए हमारे पास पैटर्न है पूरा, कि हम मैट पे आते हैं, जॉइंट्स मूवमेंट करते हैं, प्रार्थना के साथ शुरू करते हैं, फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार किया, और फिर उसके बाद हम कुछ आसनों का अभ्यास करते हैं, और बाद में शिथिलीकरण, रिलैक्सेशन। तो एक पूरा पैटर्न हर जगह फॉलो किया जाता है। और एक ह्यूमन बिहेवियर भी यही है कि जब हम किसी को सिखाते हैं या बचपन में हम कोई चीज़ें सीखते हैं तो हम एक पैटर्न को देखते हैं हमेशा, जैसे चलना, बोलना, और ऐसे ही हमारे अक्षरों का एक पैटर्न हमें सिखाया जाता है स्कूल में भी। तो सब चीज़ें क्या है, एक पैटर्न बेस्ड है। जो हमारा सिलेबस है स्कूल में वो भी एक पैटर्न बेस्ड है, रेंडमली कुछ नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि वो सीखना मुश्किल है हमारे ब्रेन के लिए और मस्तिष्क के लिए। ऐसे ही सेम चैलेंजेस आते हैं प्राणायाम के अभ्यास के लिए, क्योंकि जब हम प्राणायाम करने बैठते हैं तो एक्चुअल में हमारे पास एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता कि कहाँ से अभ्यास शुरू करें, कौन सा अभ्यास पहले करें। समय सभी को पता है कि जी सुबह करना होता है, पर करना कैसे है, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मुझे जो ऑब्जर्वेशन लगी, जो मैंने अपने विद्यार्थियों से भी बात की, खुद का जो मैंने अभ्यास देखा, क्योंकि शुरुआत में आसनों का अभ्यास मैंने किया, पर प्राणायाम के लिए मुझे भी यही चैलेंजेस आते थे कि मैं करूँ कहाँ से शुरू। इसलिए कहा यही गया है कि सबसे पहले हमें गुरु के सानिध्य में जाना जरूरी है, उसके बाद एक पैटर्न जो होता है ढूंढना, या गुरु से जो प्राप्त करते हैं हम एक पैटर्न, उसको फॉलो करना, फिर धीरे धीरे हम इस तरह अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। अगर मैं प्राणायाम की प्रैक्टिस शुरू करना चाहूँ तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? सो वर्तमान समय में, मॉडर्न समय में, एक बहुत अच्छा ये एक ऑब्जर्वेशन किया मैंने, जैसे एक दो पर्सपेक्टिव इसमें भी निकल के आते हैं, कि अगर हम प्राणायाम के जो क्रियाएं देखते हैं, ये हठ योग की क्रियाओं में आती हैं, जो 14वीं 15वीं शताब्दी के दौरान हठ योग, जो हमारे बुक्स और स्क्रिप्चर्स आए, जो हठ योगी आए, स्वामी स्वात्माराम जी हुए, घेरंड मुनि जी हुए, तो वहाँ से ये प्राणायाम की क्रियाएं वगैरह आती हैं। तो वो समय जो था वो एक अलग समय था, और आज का जो मॉडर्न समय है वो एक अलग समय है। इसीलिए धीरे धीरे जो योग की क्रियाएं हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं वर्तमान समय को लेकर, क्योंकि स्क्रिप्चर्स और बुक में भी लिखा हुआ है कि देश, काल और परिस्थिति के अनुसार प्रैक्टिस और चीजें बदल जाती हैं। तो इसी प्रकार जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस पहले होती थी कि आपने एक आश्रम में जाना है, क्योंकि हर स्क्रिप्चर्स और बुक में यही जो इंस्ट्रक्शन है वो दिए गए कि आप एक आश्रम में जाके अभ्यास करते हो। गुरुकुल जो हमारे हुआ करते थे, तो वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे या एक स्थान पे होते थे, बजाय शहरों के बीच में। क्यों? क्योंकि शहरों में कोलाहल ज़्यादा है, शोर ज़्यादा है, रोशनी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या था, एक डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा था। तो इसीलिए जो गुरुकुल सिस्टम था वो हमारा शहरों से अलग था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच तो ये है, पर वर्तमान समय में क्योंकि हम एक परिवार के साथ रहते हैं, हमारे पास जॉब है, हमारा बिजनेस भी है, तो एक मॉडर्न पर्सपेक्टिव अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि हम प्राणायाम का अभ्यास नहीं कर सकते, पर उसमें कुछ चेंजेस करके हम प्राणायाम के अभ्यास कर सकते हैं। अब जैसे आपने पूछा कि हम प्राणायाम का अभ्यास करें कैसे, जो गृहस्थ लोग हैं, जो गृहस्थी में रहते हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा है संयम फॉलो करना। यानी संयम कैसे? सबसे पहले मन को ना करके शरीर को संयमित करना। वो कैसे होता है? जैसे आहार से। तो सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राणायाम के अभ्यास के लिए वो है हमारी भोजन की गुणवत्ता। तो हमें सबसे पहले भोजन की गुणवत्ता का ध्यान रखना है, यानी संयमित भोजन। उसके बाद विहार, जिसको हम बोलते हैं, यानी हमारा लाइफस्टाइल। अब हमने हेल्दी फूड तो खा लिए, अच्छे फल फ्रूट खा लिए, पर उसके बाद अगर विहार गलत है, यानी हमारी एक्टिविटीज सही नहीं है, जैसे खाने के बाद आसनों का अभ्यास करना क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, या
हेल्दी फूड हम खा रहे हैं पर उसका समय सही नहीं है, सूर्यास्त के बाद खा रहे हैं जैसे। तो ये चीज़ें प्राणायाम अभ्यास में बहुत ज़्यादा बैरियर का काम करती हैं। तो इसलिए सबसे पहले सलाह ये दी गई है कि संयमित जीवन, संयमित भोजन और संयमित जीवन, जिसको हम आहार और विहार में रखते हैं। तो उसके बाद जाके फिर प्राणायाम का अभ्यास शुरू होता है एक गुरु के सानिध्य में जाकर। तो जब आप सानिध्य में जाएं गुरु के, अपने आहार और विहार को शुद्ध करके, तो 50% आपने वैसे ही सब अचीव कर लिया। जो आगे की जर्नी है वो हम एक गुरु के साथ करते हैं अभ्यास। मैंने सुना है कि प्राणायाम सिर्फ एक ब्रीदिंग टेक्निक ही नहीं है, ये उससे बढ़कर है। तो क्या इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? जी। तो जैसे हम बुक्स हैं, स्क्रिप्चर है, हमारे ग्रंथ हैं, उसमें पढ़ते हैं कि प्राणायाम क्या है। प्राणायाम है प्राणों का आयाम, यानी एक्सपेंशन ऑफ एनर्जी, हमारे प्राण को लंबा करना। तो प्राण का जो लंबा करना ये एक पूरा प्रोसेस है, वो हम ब्रीदिंग के थ्रू करते हैं। जैसे एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए। अल्टीमेट जो हमारा जो फॉर्म है जीवित रहने का, वो एक ऊर्जा है, ना कि भोजन। भोजन ऊर्जा ग्रहण करने का एक टूल है। जैसे आपने सुना होगा कि जो हमारे ऋषि मुनि है या आज के वर्तमान समय में जो साधु है और जो अभ्यासी हैं, एक स्टेज पे जाके वो भोजन नहीं करते हैं। पहले वो फलाहार पे आते हैं, फिर धीरे धीरे वो भोजन छोड़ देते हैं, केवल जल पे या दूध पे धीरे धीरे सर्वाइव करते हैं। तो इसका मतलब भोजन एकमात्र फैक्टर नहीं है ऊर्जा ग्रहण करने का। तो ऊर्जा के लिए क्या है कि हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं, इसीलिए प्राणायाम को करने के बहुत सारे अलग अलग फैक्टर हैं। जो श्वास है, ब्रीदिंग है, वो एक टूल है जो सबसे इफेक्टिव टूल कहा गया है योगिक स्क्रिप्चर्स में। इसलिए प्राणायाम क्या है, हमारे श्वास को लंबा करना, जिससे प्राणों को हम लंबा करते हैं, जिससे हमारी आयु वृद्धि होती है। इसलिए प्राणायाम केवल एक ब्रीदिंग नहीं है, ब्रेथ केवल एक उसका टूल है। आप मेडिटेशन में भी प्राणायाम करते हैं, आप निद्रा के समय भी प्राणायाम करते हैं, यानी जब आप निद्रा की स्टेट में जाते हैं तब आपके प्राण लंबे होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी रिकवरी पे जाती है, उससे प्राण भी लंबे होते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रेथ क्या है, सिर्फ एक टूल है प्राणायाम करने के लिए, और जो कि सबसे इफेक्टिव टूल है। केवल श्वास प्रश्वास प्राणायाम नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप श्री पातंजल योग सूत्र में देखें तो उसमें जो हमारा अंतिम गोल है, जो आखिरी प्राणायाम का प्रकार है, वो है श्वास प्रश्वास से परे चले जाना। तो यानी श्वास और प्रश्वास से बहुत आगे की चीज है प्राणायाम। मैंने सुना है कि प्राणायाम करते वक्त बूस्टर पर बैठाया जाता है या दरी या आसन, जैसे कि पूजा करते वक्त हमने देखा है हमारी माताएं, बहनें, दादी भी जो है एक आसन, उनका एक पर्टिकुलर एक आसन होता था जिसमें वो बैठकर पूजा करती थी। तो प्राणायाम के वक्त भी क्यों हम उस आसन को यूज करते हैं, इसके पीछे का एक स्पेसिफिक कारण है? जी, तो एक कारण यह है कि हमारे शरीर को पहले तो पंच तत्वों की आवश्यकता है, यानी जब हम अपने शरीर को पंच तत्वों के साथ मिलाते हैं तो पृथ्वी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन भी जरूरी है। यानी जैसे आपको नंगे पैर चलना चाहिए, जमीन पे लेट जाना चाहिए, तो वो जो एक पर्सपेक्टिव है वो अलग है, क्योंकि उस समय हम प्राण की क्रियाएं नहीं करते हैं। तो जब जिस समय प्राण की क्रियाएं हो, योगिक क्रियाएं हो, उस समय आपके यानी हमारे शरीर के और धरती के बीच में एक इंसुलेटर होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ है, जो हमारी धरती है, उसकी एक नेचर है जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि जब आपने देखा होगा जो बिजली है अल्टीमेटली वो धरती के अंदर जाती है, पर उसको एक मीडियम, एक माध्यम चाहिए। या तो वो किसी व्यक्ति के शरीर से होके जाएगी जब बिजली गिरती है, या किसी पेड़ के थ्रू होके जाएगी, अल्टीमेटली वो जाती है धरती के अंदर। है क्यों? क्योंकि जो अर्थ है हमारी वो एक बहुत अच्छा एब्जॉर्बर है एनर्जी का। इसलिए प्राण में, हम प्राण क्रियाओं में हम अपने प्राणों को धरती के अंदर ना भेज के अपने अंदर चैनलाइज करते हैं। इसलिए बीच में एक इंसुलेटर मैट या आसन हम रखते हैं। इसीलिए जब हम ध्यान करते हैं, क्योंकि वो भी एक प्राण की क्रिया है, जब हम आसन करते हैं वो भी एक प्राण की क्रिया है, हम चैंटिंग करते हैं या मंत्रोच्चारण करते हैं, तो इसीलिए हम आसन पर बैठते हैं। तो भोजन करते समय हम प्राण ग्रहण करते हैं, इसी कारण से हम बीच में एक इंसुलेटर या मैट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्राणायाम करते वक्त क्रॉस लेग क्यों बैठा जाता है और मुद्राओं को अभी इसमें यूज किया जाता है, ऐसा क्यों है? हाँ, ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे
हम प्राणायाम करते समय आंखें क्यों बंद करते हैं, हाथों में हम मुद्राएं क्यों लगाते हैं, हम पैरों को किसी आसन में ही क्यों बैठते हैं, या सीधी लेग करके क्यों, या सीधे पैर करके क्यों नहीं कर सकते। तो इसका कारण क्या है कि जो हमारा शरीर है उसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहां से प्राण निकलते हैं। जैसे जिसका जो उदाहरण है, अगर मैं किसी व्यक्ति को अपनी उंगलियों से टच करता हूं, वो एक टच अलग होता है, और उसी को मैं अगर अपनी कोहनी से टच करूं तो आप देखिएगा कि दोनों टच में बहुत डिफरेंस होता है दोनों शरीर के अंग, पर टच में बहुत डिफरेंट है। उसका कारण है प्राण, क्योंकि हमारे उंगलियों से बहुत ज्यादा प्राण निकलते हैं, इसलिए हम इन पॉइंट से किसी को अट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे क्लासिकल डांस जो होता है उसमें जो नृत्य करते हैं वो अपनी आंखों से एक पूरी स्टोरी टेलिंग करते हैं, यानी एक पूरी कहानी को बता देते हैं अपने सिर्फ आंखों के जेस्चर से। ऐसा वो नाक से और कान से क्यों नहीं करते? उसका कारण है प्राण, क्योंकि ये पॉइंट्स जो है वो बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारे पैरों की उंगलियां, वहां से प्राण निकलते हैं, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में पैरों को छूने की परंपरा है। उससे क्या है, हम प्राणों को ग्रहण करते हैं पॉजिटिव, अपने गुरु के द्वारा, अपने माता पिता के द्वारा। और ऐसे ही हमारी उंगलियां, हमारी आंखें और हमारे गुदा द्वार और जो हमारे मल द्वार हैं, ये जो कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जहां पे एनर्जी बहुत निकलती है। इसी कारण से योगिक क्रियाओं में इन जगह बंधों का और मुद्राओं का अभ्यास बताया गया, ताकि वो जो प्राण बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि हम प्राणों को मूव करते हैं अलग अलग जगह, तो हम प्राणों को बाहर ना निकाल के अपने शरीर के अंदर ही दोबारा से चैनलाइज करते हैं। ताकि पैरों से प्राण ना निकले तो हमने पद्मासन लगाया, गुदा द्वार और मल द्वार से प्राण ना निकले तो हमने बंध लगाए, इसलिए हमारे हाथों से प्राण ना निकले तो हमने हाथों से मुद्रा बनाई, और आंखों से प्राण ना बाहर जाए इसलिए हमने आंखें बंद की। ये कारण है। प्राणायाम में 3 प्रमुख नाड़ियों के बारे में भी डिस्क्राइब किया जाता है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। तो वैसे तो नाड़ियों का जैसे जिक्र है हठ योग के हमारे ग्रंथों में, तो कहीं पे 3.5 लाख नाड़ियां बताई, कहीं पे 72,000 नाड़ियां बताई। तो बेसिकली हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं। जैसे हम एक मोटरसाइकिल पे बैठे हैं, तो अगर मोटरसाइकिल जब अब चलती है सड़क पे, तो सड़क उसके लिए एक स्पेसिफिक माध्यम है, वो हवा में नहीं चल सकती। तो हर चीज जो मूव करती है उसके लिए एक स्पेसिफिक पाथ होता है। हवाई जहाज को देखते हैं अगर हम, तो हवा में ही चलता है, पहले सड़क पे चलता है पर हवा में ज्यादा चलता है। पानी का जहाज पानी में चलेगा। तो ऐसे ही जो प्राण होते हैं उन्हीं का भी एक स्पेसिफिक पाथ होता है। तो शरीर में जो प्राण मूव करते हैं वो करते हैं नाड़ियों के द्वारा। तो सिंपल ये एक एनर्जी पाथवेज होते हैं। अब हठ योग ग्रंथों में बताया कि 72,000 नाड़ियां हैं, तो पूरे शरीर में फैली हुई हैं, तो प्राण उसमें प्रवाहित होते हैं पूरे शरीर में। उनमें से 3 नाड़ियों को प्रमुख बताया गया, जिनको बोलते हैं हम ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। सबसे पहले बात करते हैं ईड़ा और पिंगला की। तो ईड़ा और पिंगला क्या है? जैसे हम किसी भी मनुष्य को ले लें, उनके अंदर 2 रिस्पॉन्ड होते हैं, जिसको हम एनाटॉमिकल वे में बोलते हैं। नर्वस सिस्टम का एक भाग है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक मतलब फाइट एंड फ्लाइट मोड। जब हम किसी पैनिक सिचुएशन में हो तो हम उस बॉडी जो हमारी रिस्पॉन्ड करती है वो एक फाइट एंड फ्लाइट है। जैसे हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और हमारे सामने या तो एक शेर आ जाए या एक पागल कुत्ता आ जाए, तो हमारा जो रिस्पॉन्ड होगा अपने आप ही हमारी सांसें तेज चलने लगेगी, क्योंकि हमें बचना है वहां से, इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी को ऊर्जा चाहिए। तो एक फाइट एंड फ्लाइट का रिस्पॉन्स है। वैसे ही जब हम किसी एक सेफ प्लेस पे चले जाए तो अपने आप ही हमारी जो सांस है वो अपने आप ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी को अब रेस्ट करना है। पर किसी वजह से, जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हमारा गलत खान पान है, उसकी वजह से इन एनर्जी में, इन रिस्पॉन्ड में डिसबैलेंस हो जाता है। जो लोग बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं सिंपैथेटिक स्टेट में, जिसको फाइट एंड फ्लाइट मोड कहते हैं। जैसे आजकल जो लोग शहरों में रहते हैं तो ऑफिस जाने के लिए पहले 2-3 घंटा ड्राइव करते हैं, फिर वापस आने के लिए 2-3 घंटा ड्राइव करते हैं। उनकी जो जॉब है वो बहुत स्ट्रेसफुल है, तो लगभग दिन का बहुत ज्यादा समय वो एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में है। तो अपने आप ही जो उनका दिमाग है वो एक फाइट एंड फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिसकी वजह से उनको इंसोम्निया होना या रेस्टलेसनेस की स्थिति होना या बहुत ज़्यादा थॉट्स आना या हमारा साइकोलॉजिकल इश्यूज होना, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। तो यानी बॉडी रेस्ट नहीं कर पा रही है।
तो हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक, इसके लिए हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियां हैं, जैसे हम उसको बोलते हैं सन और मून, सूर्य और चंद्र, पिंगला और ईड़ा। सूर्य जो नाड़ी है हमारी पिंगला नाड़ी, जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, क्योंकि हमें जो हमारे सिचुएशंस हैं डेली लाइफ में उनको फेस करने के लिए हमको सूर्य और चंद्र दोनों एनर्जी की जरूरत है। जैसे हम कहीं बाहर ट्रेवल करने जाए तो हमको उस समय सूर्य नाड़ी का चलना बहुत जरूरी है, यानी सन एनर्जी का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यात्रा के दौरान हम बहुत कैलकुलेशन करते हैं, कहाँ जाना है, कब रुकना है, कहाँ उतरना है। तो इस तरह जब हम रेस्ट करते हैं रात्रि में अपने सारे काम निपटाने के बाद, उस समय हमारे चंद्र नाड़ी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। तभी हमारी बॉडी एक रेस्ट मोड में जाएगी, हमारे दिमाग को जो सिग्नल मिलेगा, यानी ये एक सेफ एनवायरनमेंट है, यहां मैं रेस्ट कर सकता हूं रिकवरी करने के लिए, अगले दिन दोबारा तैयार होने के लिए। तो इन एनर्जी को कनेक्ट किया हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी ने। तो ईड़ा नाड़ी जो होती है वो मून एनर्जी होती है शरीर में, जो होती है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और पिंगला नाड़ी जो होती है वो है सूर्य नाड़ी, जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इन ही दोनों नाड़ियों पे हम काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसकी सूर्य नाड़ी बहुत ज्यादा चलती है, जिसका मतलब क्या है कि मेरे हर काम में थोड़ी जल्दी दिखेगी। यानी जो भी मैं काम करूंगा, आपने लोग देखे होंगे पानी बहुत जल्दी पीना, बहुत जल्दी दौड़ दौड़ के काम करना, तो आपको उनको देख के लगेगा ये बहुत ज्यादा जल्दी में है। इसका हाइपर एक्टिव। तो इसका कारण ये है क्योंकि उनकी सूर्य नाड़ी बहुत चलती है और वो रेस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे लोग बाद में जाके जैसे इंसोम्निया से ग्रसित होना, रेस्टलेसनेस होना, रेस्ट ना कर पाना, या फिर एक पॉज ना ले पाना जीवन में, उन्हें किसी बात की जल्दी है हमेशा। उसके दूसरी तरफ आप कुछ लोगों को देखो जो हर काम बहुत धीरे करते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। भोजन बहुत धीरे करना, अगर वो अपनी किसी फ्लाइट के लिए लेट भी हो रहे हो, वो दौड़ते नहीं, वो केवल चलते हैं। हम देखते हैं कि वो लोग जो जल्दी के काम भी हैं वो बहुत पेशेंटली करते हैं, स्लो। तो यानी वो लोग क्या होते हैं, अंडर एक्टिव होते हैं, जिसको हम बोलते हैं उनकी ईड़ा नाड़ी बहुत ज्यादा चली होती है। तो हमको डेली लाइफ में एक बैलेंस चाहिए होता है, इसलिए प्राणायाम के दौरान हम ईड़ा और पिंगला पे काम करते हैं। फिर जब हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ते हैं अपनी साधना में, तब आता है कॉन्सेप्ट सुषुम्ना नाड़ी का। यानी जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हैं, जिसके लिए सुषुम्ना नाड़ी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है, जो होता है हमारे सेंटर में। यानी ये एक शो करता है कि आपकी ईड़ा और पिंगला बैलेंस है। क्योंकि जब आप ध्यान के लिए बैठते हैं, तब यदि आप सूर्य नाड़ी आपकी एक्टिव है तो क्या होगा, आप ध्यान के लिए बैठ नहीं पाओगे, आपकी आंखें खुलती रहेंगी बार बार, बहुत ज्यादा थॉट्स आएंगे। और यदि आपकी चंद्र नाड़ी एक्टिव है, उस समय आपको नींद आएगी। तो ध्यान दोनों ही स्टेजेस में नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए क्या चाहिए कि हमें एक बहुत बैलेंस नाड़ी चाहिए, ईड़ा और पिंगला, जिसको हमने बोल दिया सुषुम्ना नाड़ी। इसीलिए पूरे प्राणायाम की क्रियाओं में केवल इन्हीं को ही बैलेंस करते हैं। इसलिए हमारे पास बहुत सारी क्रियाएं हैं। जिसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा चलती है उसको चंद्र नाड़ी के लिए अभ्यास कराए जाते हैं, जिसकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चलती है उनको सूर्य नाड़ी के अभ्यास ज्यादा कराए जाते हैं। अल्टीमेट गोल क्या है, सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट करना। जैसे कि हमने आपकी चर्चा में जाना, हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं और उनको शुद्ध किया जाता है। तो इससे रिलेटेड ये एक प्राणायाम है, नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम जानना चाहेंगे कि उसको कितनी देर तक हमको करना चाहिए। जी, तो नाड़ी शोधन जो प्राणायाम है, इसके लिए जो ग्रंथों में बताया गया है कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए जो एक अभ्यासी को अभ्यास करना है 4 बार दिन में, प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, फिर दिन में, उसके बाद सायकाल में और अर्धरात्रि में। तो ये है स्क्रिप्चुअल की अप्रोच। इतना पॉसिबल नहीं आजकल। इसीलिए तो ये एक पर्सपेक्टिव हुआ जिसने, जो अभ्यासी है उसने अपना पूरा जीवन काल जो एक योग को दे दिया है, ये उनके लिए है कि गुरु सानिध्य में रहकर दिन में 4 बार और 90 दिनों तक ये अभ्यास करना है। तो अब हम अगर मॉडर्न समय में देखते हैं तो इतना पॉसिबल नहीं है। हमारे पास पहले से ही बहुत सारे काम है, आसनों का अभ्यास भी करना है हमें। उन सब पूरे एक लाइफस्टाइल में केवल प्राणायाम के लिए समय निकालना मुश्किल है। पर अगर जैसे हम प्राणायाम के लिए समय निकालते हैं तो प्रातःकाल का समय सबसे अच्छा है। उस समय हवा भी बहुत शुद्ध रहती है, बहुत ज़्यादा शोर और कोलाहल नहीं है, क्योंकि हम एक शहर में रहते हैं अगर, और एक परिवार के साथ रहते हैं तो उस समय भी शांति रहती है घर में।
तो प्रातःकाल का अभ्यास बहुत अच्छा है। कितने समय के लिए करना चाहिए? उसके लिए पहले भोजन की शुद्धि जितनी आप ज़्यादा कर सके, यानी भोजन, आहार और विहार को आप शुद्ध रखते हुए बहुत ही कम समय में आप नाड़ी शुद्धि भी कर सकते हैं। अगर आहार और विहार की शुद्धि नहीं है और आप अगर नाड़ी शोधन भी 2 घंटे कर रहे हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिलता। तो सबसे अच्छा है कि आहार विहार को शुद्ध रखते हुए आप आधा घंटा कम से कम केवल नाड़ी शोधन का अभ्यास करें, जिसमें वैसे बताया गया कि 80 कुंभकों का अभ्यास करना होता है एक बार के बैठने में। तो 80 कुंभक कैसे? नाड़ी शोधन में एक साइकिल में 4 कुंभक आते हैं। तो इस तरह यानी आपको 20 से 30 साइकिल करने हैं इस नाड़ी शोधन प्राणायाम में। फिर उसमें आगे चर्चा आ जाती है रेशो की, कि श्वास का रेशो कितना हो। तो अगेन कि जो हमारे ग्रंथ है वो बताते हैं कि 1-4-2-2 का रेशो होना चाहिए। तो यानी रेशो अगर हम श्वास ले 5 सेकेंड, तो जो उसका कुंभक का जो समय होगा वो 4 गुना यानी 20 सेकेंड का जो उसका कुंभक होगा, और रेचक होगा 10 सेकेंड का, और फिर से जो कुंभक होगा वो 10 सेकेंड का। पर ये सारी जो अभ्यास है ये भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एक बिगिनर के लिए। तो सबसे अच्छा जो बताया गया घिरंड जी ने, कि सबसे पहले आप करिए अंतर कुंभक का अभ्यास। उसको पहले से आपको इजी करना है। उसके बाद हम चलते हैं केवल बहिर्कुंभक का अभ्यास। तो ऐसे धीरे धीरे जब हम मजबूत हो जाते हैं अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक में, उसके बाद हम इन दोनों को मिलाते हैं, तब जाके हमारा नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो पूर्ण होता है। तो आधा घंटा से 45 मिनट, और आप इस तरह कर सकते हैं कि 1 महीना अंतर कुंभक का अभ्यास और अगला महीना बहिर्कुंभक का अभ्यास, और फिर उसके बाद दोनों कुंभक एक साथ, तब जाके कहीं नाड़ी शुद्धि हमारी होती है। तो नाड़ी शोधन जब हम प्राणायाम करते हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल का से ही स्टार्ट क्यों करते हैं, हम राइट से स्टार्ट क्यों नहीं करते हैं? इसके पीछे भी कोई स्पेसिफिक फैक्ट है? जी, इसका कारण क्या है? हमारा फिर से वही चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से कनेक्ट कर सकते हैं हम इसको। तो जो हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल है वो हमारी चंद्र नाड़ी से कनेक्ट होता है, और जो कि हमारे ब्रेन के राइट हेमिस्फेयर से अगर हम उसको देखते हैं जोड़ते हुए, तो साइंटिफिकली जो हमारी बॉडी और ब्रेन है वो कनेक्ट कैसे हैं? अपोजिट में। तो जो हमारा राइट साइड का हेमिस्फेयर है वो लेफ्ट साइड की बॉडी से कनेक्ट होता है, और जो लेफ्ट हेमिस्फेयर होता है वो राइट की बॉडी से कनेक्ट होता है। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में जब हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, जो कि कनेक्ट है हमारे राइट हेमिस्फेयर से, और जो हमारे एनर्जी में कनेक्ट होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम या चंद्र नाड़ी से, क्योंकि प्राणायाम करने के लिए हमें एक शांत स्वभाव होना बहुत जरूरी है। तो अगर सूर्य नाड़ी चलती रहेगी तो क्या होगा? हाइपर एक्टिव, आप आंखें बंद करके बैठ ही नहीं पाओगे। इसीलिए ये एक आइडिया है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से हम जब प्राणायाम को अब शुरू करते हैं, उससे हम अपने पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, तो हम लंबे समय तक बैठ पाएं बिना किसी परेशानी के, बिना किसी बहुत ज़्यादा थॉट्स के फ्लक्चुएशन के। ये कारण है उल्टे नाक से अभ्यास करना। तो कपाल भाती करते वक्त हमें क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, कपालभाति का जो अभ्यास है बहुत ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग अभ्यास बताया गया है। तो पहली बार में जो अभ्यासी शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो उनके लिए क्या है, अभ्यास आप कर सकते हैं। पर जिनको फिजिकल चैलेंजेस है, शरीर की व्याधियां हैं, जैसे हृदय रोग है, हार्ट पेशेंट है, तो इसमें एज फैक्टर आ जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति 70-80 साल में कपालभाति का अभ्यास करता है तो सबसे पहले अपने एक डॉक्टर से वो सलाह ले, उसके बाद एक बहुत अच्छे गुरु के सानिध्य में जाके वो अभ्यास करे बिना कुंभक के। तो और अभ्यास जैसे खाली पेट करना, सुबह के समय करना, इसके लिए नाक का खुला होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर नाक ही हमारी बंद होगी तो कपालभाति का अभ्यास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए फिर हमारे पास जो शुद्धि क्रियाएं हैं और जो षटकर्म के अभ्यास है उसके लिए वो अभ्यास करना जरूरी है कपालभाति में। जैसे किसी को हाइपर एक्टिव है कोई पर्सन, तो कपालभाति अपने आप में ही बहुत एक्टिव प्रैक्टिस होती है, तो ये उस व्यक्ति को हाइपर एक्टिव और बना सकता है। तो इसके लिए क्या है कि वो व्यक्ति अभ्यास करे, पर चंद्र नाड़ी के अभ्यास आप दोगुने कर सकते हैं। और जो व्यक्ति, जैसे जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उनको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, और अपने मासिक धर्म के दौरान इस अभ्यास को वर्जित बताया गया है। बाकी जैसे आपको हाइपर एसिडिटी हो, हाइपर एक्टिविटी हो, या फिर आपको अल्सर हो, तो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में वैसे ये अभ्यास
लाभ दे सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन में सूर्य नाड़ी का चलना ज़्यादा ज़रूरी है। अग्नि भी काफ़ी प्रोड्यूस होती है, इसीलिए क्योंकि अग्नि को हम बढ़ाते हैं, जिससे हमारे पाचन की शक्ति अच्छी होती है और एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे एक्टिव रहते हैं, उसके लिए अग्नि चाहिए। इसीलिए पहले आहार का शुद्ध होना और फिर उसके बाद सूर्य नाड़ी का एक्टिव होना, और उसके बाद जो छोटे फैक्टर हैं जैसे पानी का सेवन ज़्यादा करना और जो आपका आहार है उसको लिक्विड डाइट पे रखना, ये आप ऐसे कर सकते हैं अभ्यास। कपालभाति को कपालभाति क्यों बोला जाता है, जबकि एक क्लींजिंग प्रैक्टिस है, उसको प्राणायाम में क्यों ऐड किया गया है? कपालभाति का जो मीनिंग है वो है कपाल यानी जो हमारा फोरहेड है, और भाति मतलब उसका चमकना। तो यहाँ पे जो हठ योग के जो पुराने ग्रंथ हैं जैसे घिरण्य संहिता और हठ योग प्रदीपिका, तो घिरण्य मुनि ने और स्वामी स्वात्माराम ने कपाल भाति को रखा है षट कर्मों के अंदर, यानी केवल एक शुद्धि क्रियाएं हैं, तो शरीर को शुद्ध करने का काम करती है। फिजिकल यानी हमारे फिजिकल रूप में, जिससे क्या होता है कि हमारे जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो धीरे धीरे एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि शरीर की सफाई का काम एक्सक्रीटरी सिस्टम करते हैं या फिर लिम्फेटिक सिस्टम करते हैं और यूरिनरी सिस्टम करता है। तो कपाल भाति के अभ्यास से ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना जो शुद्धि क्रिया है शरीर की शारीरिक रूप से वो करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कपाल भाति को इन हठ योग ग्रंथों के अनुसार षटकर्म में रखा गया। फिर उसके बाद कुछ इंटरप्रिटेशंस आई, जैसे आप कहते हैं आसन प्राणायाम मुद्रा बंद, और दूसरी इंटरप्रिटेशंस उसमें जो दूसरे योगी रहे उन्होंने कपाल भाति को एक प्राणायाम के रूप में बताया, क्योंकि उसमें जो और वेरिएशंस हैं उन्होंने मुद्रा और बंधों के साथ बताया। तो कपाल भाति करने के साथ आप बंध को भी ऐड कर सकते हैं और कुंभक को ऐड कर सकते हैं, इसीलिए क्योंकि एक श्वास की क्रिया है, इस प्रकार से उन्होंने इसको एक प्राणायाम का रूप भी बताया है। तो ये एक डिफरेंस है अलग अलग बुक्स और स्क्रिप्चर्स का। तो अगर आप एक बुक लेके चलते हैं हठ योग प्रदीप और घिरण संहिता, उसके अनुसार केवल ये एक शुद्धि क्रिया है। इधर जैसे आसन प्राणायाम मुद्रा बंद है और मॉडर्न बुक्स हैं, या जो हमारे शिवानंद जी हैं, क्योंकि ये शिवानंद ट्रेडिशन से निकला हुआ है, तो यहाँ से, या मुंगेर या बिहार में जो हमारा बिहार स्कूल ऑफ योगा है, उनकी किताब में हमें ये देखने को मिलता है कि ये एक प्राणायाम की क्रिया है। तो ये अंतर है इसमें। स्ट्रेस और एंजाइटी, इसके लिए आप कौन सा प्राणायाम सजेस्ट करेंगे? तो स्ट्रेस और एंजाइटी बेसिकली हमारे विहार से रिलेटेड एक ये समस्या है, यानी जब हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे आजकल जो हम कॉरपोरेट लाइफ में देखते हैं, या जो शहर में जो लोग रहते हैं, जो गांव में भी है पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल जिनका काम है, तो ये जो स्टार्ट होता है सबसे पहले विहार से, यानी हमारा लाइफस्टाइल सही ना होना। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टेट में रहते हैं, यानी फाइट एंड फ्लाइट मोड में, जो आया है एक स्ट्रेसफुल लाइफ से, यानी वो स्ट्रेस को बढ़ाता है। जब स्ट्रेस एक हद तक बढ़ जाए वो बदल जाता है एंग्जाइटी में, तो जो व्यक्ति है उसको एंग्जाइटी अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे का ही एक रूप है, जैसे स्ट्रेस का कुपित रूप हो गया एंग्जाइटी, तो बाद में एंग्जाइटी अटैक्स आना, उसके लिए दवाइयाँ लेना, ये सब एक वो है। तो अगर हम इसको देखें, यानी वो जो व्यक्ति है वो हाइपर एक्टिव है, पहली चीज़। दूसरा, वो अपने स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट के कारण बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक स्टेट में अटका हुआ है, यानी फाइट एंड फ्लाइट, हमेशा उसको फाइट और फ्लाइट मोड में रहने की अब आदत हो गई है। तो हम उस व्यक्ति की चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करके उसको काफ़ी रिलैक्स फील करा सकते हैं। जैसे इसके लिए जो अभ्यास है, चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल और राइट नॉस्ट्रिल से एक्सहेल करना कुंभक के साथ, तो ये एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जैसे स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस, अगर आप प्राणायाम भी नहीं कर सकते, केवल स्लो ब्रीदिंग, क्योंकि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो श्वास से भी रेगुलेट होता है। तो अगर हम श्वास बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो हमारा नर्वस सिस्टम हाइपर एक्टिव रहता है, और जब श्वास बहुत ज़्यादा कम कर दे या बहुत छोटी कर दे, जैसे हम मंत्र के दौरान करते हैं या जब हम आंखें बंद करके बैठते हैं ध्यान के समय, तो स्वतः ही हमारी जो श्वास है बहुत धीरे हो जाती है, अपने आप ही हमारा दिमाग शांत हो जाता है। तो स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी है उनके लिए, केवल दोनों नाक से अगर वो श्वास लेते रहे पर बहुत धीरे। या तो आप कैसे कर सकते हैं कि 1 मिनट का समय लेके उसमें 10 या 10 से कम श्वास का एक टारगेट लेके चले, तो इतनी ज़्यादा अगर आप स्लो कर दें ब्रीदिंग तो आपकी चंद्र नाड़ी भी एक्टिवेट होगी और धीरे धीरे आप अपने आप ही शिफ्ट हो जाएंगे रेस्ट और डाइजेस्ट मोड के सिस्टम में, जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। आज की इस चर्चा में हमने आपसे काफ़ी कुछ जाना। इस चर्चा को हम करने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, अगर किसी बिगिनर को प्राणायाम करना है तो मॉर्निंग में प्राणायाम करें या इवनिंग में करें?
और जब भी प्राणायाम करें तो उसका सीक्वेंस क्या रखें, कौन सा प्राणायाम पहले करें, कौन सा लास्ट में करें? तो जो बिगिनर्स है हमारे, उनके लिए अभ्यास है प्रातःकाल में, अगर वो कर सकते हैं। उत्तम अभ्यास, उत्तम जो समय है वो है प्रातःकाल का समय। और इन केस अगर प्रातःकाल संभव नहीं है तो शाम के समय वो कर सकते हैं, पर यही ध्यान रखें कि गरिष्ठ भोजन ना लिया हो, यानी आपने लंच में एक गरिष्ठ भोजन ना लिया हो, जैसे बहुत हैवी मील जिसको हम बोलते हैं। दूसरा, खाने के बीच में और अभ्यास के बीच में काफ़ी अंतर हो। जब आप अभ्यास करने बैठे, यहाँ से शुरू होता है अभ्यास, जैसे शुद्धि क्रिया। तो हमेशा जो आपके अभ्यास हों वो पहले शुद्धि क्रिया से शुरू हों, क्योंकि हमारी जो शरीर है वो टॉक्सिन रिलीज करता है जो आते हैं हमारे भोजन से। तो जब हमारा शरीर भोजन पचाता है तो जो पोषक तत्व है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, बाद में जो मल बचता है वो हमारा शरीर बाहर निकाल देता है। पर वो जो मल अगर स्टेगनेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए शरीर में, तो वो टॉक्सिन बनाता है। इसके लिए शुद्धि क्रिया की आवश्यकता बहुत है। तो 70% कम से कम आपका अभ्यास केवल शुद्धि क्रिया हो, जैसे नाड़ी शोधन प्राणायाम आप शुरू कर सकते हैं, कपालभाति से शुरू कर सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो नाड़ी शोधन का अभ्यास अच्छा है, और अगर ठंड का मौसम है तो आप कपालभाति से शुरू कर सकते हैं। ये 2 अभ्यास है सबसे उत्तम। उसके बाद आहार और विहार का संयम और षटकर्मों का अभ्यास। धन्यवाद दीपक जी, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे व्यूवर्स को प्राणायाम का एक डीप नॉलेज दिया और अपने अनुभव से आपने इस प्राणायाम को बहुत ही अच्छे से समझाया। आशा करते हैं कि हम फिर एक नई चर्चा में, एक नए एपिसोड में आपसे मिलेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप आई विल सी यू अगेन। नमस्कार। नमस्कार। अगर आपने द वैदिक शो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको हमारे द वैदिक शो के सारे अपडेट मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नए पॉडकास्ट में एक नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।